हेलो नमस्कार मेरे प्यारे कृषि योद्धाओं। मैं देवाराम सारन आप सबका एक बार फिर से सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको पता है, अपन है वो बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर की बात कर रहे थे। इसमें अपना आज है वो तीसरा लेक्चर होने वाला है। कौन सा लेक्चर होने वाला है? तीसरा लेक्चर है वो आज रहने वाला है। इससे पहले अपन ने वो दो लेक्चर कंप्लीट कर दिए। तो अपन ने उसमें लेक्चरों के अंदर मैं बात करूं तो क्या क्या पढ़ा। तो अपन ने एक तो है वो प्लांट बिल्डिंग है वो सामान्य डेफिनेशन देखी, इसका इंट्रोडक्शन देखा कि प्लांट बिल्डिंग कब शुरू हुई। फिर उसके बाद में मैं बात करूं तो पहला अपन ने प्लांट बिल्डिंग के है वो ऑब्जेक्टिव की बात कर ली थी, उद्देश्य है वो कौन कौन से, इन उद्देश्यों की बात कर ली। और मैंने आपको बताया कि ये उद्देश्य है वो इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। क्वेश्चन आ सकता है एक बड़ा कि पादप प्रजनन को परिभाषित करते हुए इसके उद्देश्यों की है वो व्याख्या कीजिए। फिर मैं बात करूं उद्देश्यों के बाद में अपन ने बात की थी, तो वो बात की थी प्लांट बिल्डिंग की क्रियाओं के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था? प्लांट बिल्डिंग की पर क्रियाएं होती है, एक्टिविटीज होती है, उनके बारे में अपन ने पढ़ा था। इसमें फर्स्ट अपनी क्रिया थी वो थी विविधता का उत्पादन। कोई भी फसल है, अगर अपन प्लांट बिल्डिंग से उसके फसल के गुण सूत्रों के अंदर जो जीनोटाइप है, उन जीनोटाइप में अगर अपन अच्छा परिवर्तन करना चाहते हैं तो उसके लिए अपन को फसल के अंदर विविधता होनी जरूरी है। बिना विविधता के अपन कोई भी उनके जीनोटाइप के अंदर है वो परिवर्तन नहीं कर सकते। तो विविधता उत्पन्न होना जरूरी है। तो विविधता के लिए अपन क्या क्या करते हैं? तो विविधता के लिए एक तो क्रिया है कि अपन ग्राम्यन कर दे। क्या कर दे? डोमेस्टिफिकेशन कर दे, ग्राम्यन कर दे। अपन ने बात की थी कि ग्राम्यन क्या होता है। तो ग्राम्यन में मैंने आपको बताया था कि जो फसल की जंगली प्रजातियां होती है, उन जंगली प्रजातियों को है वो खेती के योग्य बनाना क्या कहलाता है? डोमेस्टिफिकेशन कहलाता है या फिर ग्रामीण कहलाता है। ये अपन ने बात है वो कर ली थी। उसके बाद में अपन ने विविधता उत्पादन की सेकंड क्रिया पढ़ी थी। वो पढ़ी थी अपन ने जर्म प्लाज्म का कलेक्शन। क्या पढ़ा था? जनन द्रव्य का संरक्षण। अपन ने बात की थी जनन द्रव्य के संरक्षण की बात की थी कि जनन द्रव्य क्या होता है। तो कोई भी फसल प्रजाति या उस फसल प्रजाति से संबंधित कोई भी अन्य प्रजाति है, जंगली प्रजाति है, उन जंगली प्रजातियों में उपस्थित जो आनुवांशिक द्रव्य होता है, उन आनुवांशिक द्रव्य के समूह को अपन क्या कहते हैं? जर्म प्लाज्म कहते हैं। जर्म प्लाज्म क्या होता है? जर्म प्लाज्म की बात करूं तो कोई भी फसल है, किसी भी फसल और उस फसल से संबंधित जो उनके जंगली संबंधी है, फसल के संबंधित जंगली है, उनके अंदर जो उनका आनुवांशिक द्रव्य होता है, डीएनए आरएनए वगैरह होता है, उन आनुवांशिक द्रव्य के समूह को अपन क्या कहते हैं? जनन द्रव्य कहते हैं, जर्म प्लाज्म कहते हैं। जर्म प्लाज्म के बाद में अपन ने नेक्स्ट क्रिया पढ़ी थी, वो पढ़ी थी पादप पुरस्थापन। क्या पढ़ा था अपन ने? प्लांट इंट्रोडक्शन की बात की थी। पादप पुरस्थापन या प्लांट इंट्रोडक्शन। तो अपन ने बात की थी कि पादप पुरस्थापन क्या होता है। तो किसी प्रजाति, पादप प्रजाति या किस्म को उस क्षेत्र पर लाकर लगाना जहां पर पहले वो नहीं पाई जाती है। जैसे उस स्थान पर लगाते हैं जहां पर वो पहले नहीं पाई जाती है, उनको अपन क्या बोलते हैं? पादप पुरस्थापन बोलते हैं। उसके बाद में अपने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था। क्या पढ़ा था? हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था, संकरण पढ़ा था। तो संकरण क्या होता है कि गुण भिन्न भिन्न जो गुणों वाले पादप होते हैं, अलग अलग गुणों वाले पादपों के भी आपस में क्या करवाना? संकरण करवाना, क्रॉस करवाना, और क्रॉस से है वो हाइब्रिड वेराइटी प्राप्त करना। उसके बाद में अपन ने बात की थी म्यूटेशन की। पांचवी क्रिया थी अपनी विविधता उत्पादन की, वो कौन सी थी? म्यूटेशन की थी। म्यूटेशन क्या होता है? तो किसी भी पादप प्रजाति के अंदर अचानक से उत्पन्न होने वाले लक्षण जो बाद में क्या हो जाते हैं? आनुवांशिक हो जाते हैं। उन लक्षणों को अपन क्या बोलते हैं? उत्परिवर्तन या म्यूटेशन कहते हैं। म्यूटेशन के बाद में अपन ने बात की थी पोलीप्लॉइड की। किसकी बात की थी इडियट्स? पोलीप्लॉइड की अपन ने बात की थी। पोलीप्लॉइड क्या होता है? तो गुणसूत्रों की जो कायिक गुणसूत्र होते हैं उनका 2n से अलग होना, 3n होना या 4n होना क्या कहलाता है? पोलीप्लॉइड कहलाता है। यानी कि द्विगुणित गुणसूत्रों से वो भिन्न होना। द्विगुणित गुणसूत्रों से भिन्न होने की अवस्था 3n हो सकती है, त्रिगुणित हो सकते हैं, चतुर्गुणित हो सकते हैं, उनको अपन पोलीप्लॉइड बोलते हैं। फिर अपन ने जेनेटिक्स इंजीनियरिंग की बात की थी। तो जेनेटिक्स इंजीनियरिंग में अपन क्या करते हैं? जीएमसी क्रॉप तैयार करते हैं, यानी कि जेनेटिक्स मॉडिफाइड क्रॉप है वो तैयार करके अपन क्या करते हैं? अधिक उत्पादन प्राप्त करते हैं। तो ये हो गए अपने विविधता उत्पादन के अपन ने विद्या पढ़ ली थी। कुल विविधता उत्पादन की कितनी विधियां है? 7 विधियां है। कितनी है? कुल अपन ने विविधता उत्पादन की 7 विधियां पढ़ ली। फसल के अंदर विविधता उत्पन्न होने के बाद में अपन क्या करेंगे? उस फसल का चयन करेंगे। क्या करेंगे? उस फसल का अपन ने चयन करेंगे, सिलेक्शन करेंगे। तो सिलेक्शन में अपन ने क्या बात की थी कि जो अच्छी और उत्तम लक्षणों वाले पौधे होते हैं, उन अच्छे और उत्तम गुणों के लक्षणों वाले पौधों का अपन चयन करेंगे और उनका चयन करके आगे अपन क्या करेंगे? उनका
मूल्यांकन करेंगे। चयन के बाद में उनका क्या करेंगे अपन, मूल्यांकन करेंगे, इवैल्यूएशन करेंगे, इवैल्यूएशन करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन में अपन क्या देखेंगे, जो अपन नई किस्में विकसित हुई है उस किस्म की तुलना में, उसकी तुलना है वो अपन देसी किस्म से करेंगे। किससे करेंगे, जो पहले वैरायटी है उससे करेंगे। अपन देखेंगे कि रोग प्रतिरोधक क्षमता है इसमें है कि नहीं है, सारे अपन उद्देश्य देखेंगे। जो पहले अपन ने बात की थी, उच्च उत्पादन क्षमता देती है कि नहीं देती है, क्वालिटी है वो इसकी कैसी है, उनके बारे में बात करेंगे। मूल्यांकन के बाद में अपन उनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्या करेंगे डियर्स, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, गुणन करेंगे। ये भी मैंने आपको बता दिया था कि अपन मल्टीप्लिकेशन करेंगे। और मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन की मैं बात करूं तो अपन ने मूल्यांकन करके जो अच्छी गुणवत्ता वाले पौधे तैयार किए थे, उन पौधों का क्या करेंगे अपन, उन पौधों से वो बहुत सारे बीज तैयार करेंगे। क्या करेंगे, बहुत सारे बीज तैयार करेंगे। और बीज तैयार होने के बाद में उसका अपन क्या कर देंगे, वितरण कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। उन बीजों को है वो किसानों तक पहुंचा देंगे। जैसे उसके बाद में ये अपन ने ग्रामीण वगैरह की है, इनकी विविधता से अपन बात करेंगे। जैसे आपने 11th के अंदर बीज की श्रेणियां पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी आपने, बीज की श्रेणियां पढ़ी थी। अगर आपको याद है तो बीज की श्रेणियां आपने पढ़ी होगी फर्स्ट चैप्टर के अंदर। उसमें आपने देखा था बीज की 4 प्रकार की श्रेणियां होती है। उन श्रेणियों को ये वो क्या कहते हैं, मूल्यांकन के बाद में अपन जो मल्टीप्लिकेशन करते हैं, वो मल्टीप्लिकेशन क्या करते हैं, तो जो 4 प्रकार के बीजों की श्रेणियां होती है, इन बीजों की श्रेणियों का अपन है वो मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में अपन ने एक एक चीज को पढ़ा था कि डोमेस्टिफिकेशन होता है, वो क्या करता होता है, डोमेस्टिफिकेशन कैसे करते हैं, कैसे नहीं करते, डोमेस्टिफिकेशन की मेथड के बारे में अपन ने चर्चा की थी। और उसके बाद में अपन ने सिलेक्शन की बात की थी कि सिलेक्शन होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है नेचुरल सिलेक्शन, जो प्रकृति के द्वारा हो जाता है। दूसरा होता है आर्टिफिशियल सिलेक्शन, जिसको अपन ने वो अपने इच्छा के अनुसार करते हैं। फिर इनके बीच में अंतर अपन ने बात की थी। उसके बाद में अपन ने जर्म प्लाज्म के बारे में बात की थी कि जर्म प्लाज्म क्या होता है। जर्म प्लाज्म की मैं बात करूं तो जर्म प्लाज्म का जो संग्रहण करता है वो कौन करता है, तो जर्म प्लाज्म का संग्रहण करता है एनबीपीजीआर करता है। कौन करता है, एनबीपीजीआर करता है। एनबीपीजीआर क्या होता है, तो नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसर्च होता है, राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय अपन ने बात की थी नई दिल्ली में। कहाँ पर है डियर्स, मुख्यालय है वो नई दिल्ली के अंदर है। उसके बाद में अपन ने वो जर्म प्लाज्म का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। और अपन ने जर्म प्लाज्म के समूह में जो लाइनें आती है, जैसे लोकल लाइंस क्या होती है, उसके बाद में देसी किस्मों की बात की थी। वे किस्में जो योजनाबद्ध तरीके से पादप प्रजनक द्वारा है वो तैयार नहीं की जाती है। और अपन ने बात की थी पुरानी अप्रचलित किस्में, ऑब्सोलेट वैरायटी, जो पहले है वो काम में ली जाती थी लेकिन वर्तमान में इनका काम में नहीं लेते हैं। फिर अपन ने बात की थी खेती योग्य, खेती के काम में आ रहे किस्मों की बात की थी अपन ने, जिनको अभी अपन लगा रहे हैं। प्रजनन लाइन, ब्रीडिंग लाइंस की बात की थी। ब्रीडिंग लाइंस क्या होती हैं, जो प्रजनन कार्यक्रम यानी कि बीज उत्पादन के दौरान जो लाइनें तैयार होती है, जो पौधे तैयार होते हैं, उनको अपन है वो क्या कहते हैं, प्रजनन लाइनें कहते हैं। लाइन का मतलब एक लाइन के अंदर पौधे लगाने ही लाइनें होती है। ठीक है, फिर अपने जंगली प्रारूप और जंगली संबंधियों की बात की थी। उसके बाद में मैं बात करूं, आज अपन नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे अपन जनन द्रव्य का वर्गीकरण। भी अपन ने बात कर ली थी कि जनन द्रव्य 2 प्रकार का होता है, ग्रामीण के आधार पर 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है कृषि जनन द्रव्य, जो मतलब कृषि जनन द्रव्य क्या होता है, जो खेतों में उगाई जाती है उसको अपन कल्टीवेटेड जर्म प्लाज्म बोलते हैं। और जो जंगल के अंदर उगने वाली है प्रजातियां होती है, इनको अपन विल्ड जर्म प्लाज्म बोलते हैं। फिर उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार का होता है, एक होता है इंडिजिनियस जर्म प्लाज्म, जो अपने देश के अंदर उत्पत्ति हुई है। एक होता है एक्जोटिक जर्म प्लाज्म, जिसको अन्य देशों से अपन ने वो लेके आए हैं। फिर अपन ने जीन पूल के बारे में बात की थी कि जीन पूल क्या होता है। तो जीन पूल की मैं बात करूं तो उन सभी प्रजातियों का समूह या प्रजातियों का विविध जिनमें आपस में संकरण हो सकता है अथवा उनमें उपस्थित जीनों के विकल्पों को है वो क्या कहते हैं, जीन कोष कहते हैं। उन सभी प्रजातियों का समूह या उन सभी प्रजातियों का विभेद जिनके अंदर आपस में संकरण हो सकता है, इनको अपन क्या बोलते हैं, जीन कोष या जीन पूल के नाम से जानते हैं। जीन पूल होता है वो अपन ने 3 प्रकार का होता है, प्राथमिक प्राइमरी जीन पूल, सेकेंडरी जीन पूल और टर्टियरी जीन पूल। उनके बाद में अपन जनन द्रव्य कंजर्वेशन की बात की थी। तो शायद जनन द्रव्य कंजर्वेशन ये चैप मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से अपन को पढ़ना है। जनन द्रव्य की बात करें तो जनन द्रव्य जनन द्रव्य को ऐसी स्थिति में रखना जिससे उसके नष्ट होने की निम्नतम आशंका हो, उसको अपन जनन द्रव्य जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन कहते हैं। ये अपन ने बात कर ली थी कि जर्म प्लाज्म की 2 विधियां होती है, एक होती है इन सिटू और एक होती है एक्स सिटू।
इन सिटू का मतलब होता है सब स्थानीय संरक्षण, जहां पर वो पाया जाता है उसी स्थान पर है वो इसको संरक्षित कर देना। जैसे जीन सेंचुरी वगैरह में बायस एक जो एक्स सीटू कंजर्वेशन के अंदर है वो अपन क्या बनाते हैं, सीड बैंक बना देते हैं, या फिर प्लांट और फील्ड बैंक बना देते हैं, अपन सूट टिप बैंक बना देते हैं, सेल ऑर्गन बैंक बना देते हैं, डीएनए बैंक बना देते हैं। किसी भी फसल और उसके संबंधियों को है वो अपन उनके जीन प्रारूपों को संग्रह करते हैं, उस फसल का जनन द्रव्य संग्रह या जीन बैंक कहते हैं। ये अपन ने बात कर ली थी। आज अपन पढ़ेंगे पादप पूर्व स्थापन हुए जनन द्रव्य संग्रह की विधियों के बारे में भी अपन ने वो पढ़ लिया था। सबसे पहले क्या करेंगे, अपन किसी भी जर्म प्लाज्म का क्या करेंगे, कलेक्शन करेंगे, उसका संग्रह करेंगे, यानी कि उसको लेके आएंगे। कलेक्शन के बाद में उसका अपन संरक्षण करेंगे कि वो नष्ट नहीं हो जाए। उसके बाद में उसका अपन मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन के बाद में उसका है वो अपन क्या करेंगे, कैटालॉगिंग करेंगे, यानी कि उसको सूचीबद्ध करेंगे। कैटालॉगिंग का मीन्स होता है सूचीबद्ध करना कि इनके अंदर कौन कौन से गुण है वो विद्यमान रहते हैं, कौन कौन से लक्षण है वो इनके अंदर है। फिर उनका अपन मल्टीप्लिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। आज अपन बात करने वाले हैं वो बात करेंगे भारत में अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत में है वो भारतीय राष्ट्रीय जीन बैंक कहाँ स्थित है, तो इंडियन नेशनल जीन बैंक की बात करूं तो एनबीपीजीआर के अंदर स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है कि नेशनल इंडियन नेशनल जीन बैंक है वो एनबीपीजीआर के अंदर है। आज अपन बात करेंगे डियर्स, वो बात करेंगे प्लांट इंट्रोडक्शन की पादप पूर्व स्थापन की। आज अपनी यहाँ से है वो क्लास शुरू होने वाली है। उससे पहले मैंने आपको थोड़ा सा रिवीजन करवा दिया था। आज अपन बात करेंगे प्लांट इंट्रोडक्शन की, पादप पूर्व स्थापन की। पूर्व स्थापन के द्वारा है कि एक ही वर्ष में अति शीघ्र सस्य सुधार किया जा सकता है, परंतु इसकी सफलता है वो अनुकूलन पर निर्भर करती है। पूर्व स्थापन में क्या होता है कि एक ही वर्ष में सबसे शीघ्र, सबसे जल्दी जल्दी अपन क्या करते हैं, फसल सुधार कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, फसल सुधार कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मैं आपको बता दूं। जैसे मान लो अपनी धान की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, धान की बात करते हैं, और धान की अमेरिका ने कोई एक अच्छी विकसित किस्म है वो विकसित की है। मान लेते हैं अमेरिका ने वो किस्म विकसित की है, कोई भी किस्म एक्स किस्म है वो अमेरिका ने धान की एक्स किस्म विकसित की है। इस किस्म के अंदर है वो बहुत ही लाभदायक गुण पाए जाते हैं, और इस किस्म को अपन को भारत के अंदर विकसित करना है। तो इस किस्म को अपन क्या कर देंगे, अमेरिका से वो कहाँ लेके आ जाएंगे, इंडिया के अंदर लेके आ जाएंगे, और इंडिया के अंदर लाके वो इस किस्म को लगा देंगे। जिससे है वो क्या हो जाएगा, बहुत ही शीघ्र एक ही वर्ष के अंदर है वो अपन को किस्म तैयार हो जाएगी। वरना अगर अपन उसका चयन करेंगे, उसमें ग्रामीण करेंगे, उसका वो सारे प्रोसेस करेंगे अगर अपन संकरण वगैरह, तो उसमें संकरण में 7 से 8 वर्ष का समय लग जाएगा। लेकिन इस पादप पूर्व स्थापन के दौरान है वो जल्दी वहां से लगा के वहां से लाके यहाँ लगाना है। यहाँ लगाने से अपन को विविधता उत्पन्न हो जाएगी, अपन की वो किस्म विकसित हो जाएगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, उस किस्म का है वो एक्लिमाइजेशन होना चाहिए, यानी कि अनुकूलन है वो होना चाहिए। अगर वो किस्म यहाँ अनुकूलित हो जाती है तो पादप पूर्व स्थापन सक्सेस है, वो किस्म सक्सेस हो जाएगी। अगर यहाँ मान लो अपना वातावरण ही उस किस्म के लिए अनुकूल नहीं है भारत के अंदर, फिर वो किस्म है वो विकसित नहीं होगी। तो पादप पूर्व स्थापन की सफलता किस पर निर्भर करती है, तो पादप पूर्व स्थापन की सफलता है वो किस पर निर्भर करती है, अनुकूलन पर निर्भर करती है, अनुकूलता पर निर्भर करती है। अगर मान लो उसको अनुकूलन नहीं मिला है, वातावरण उसके अनुकूल नहीं है, तो वो किस्म विकसित नहीं होगी, वो किस्म सक्सेस नहीं होगी। अब बात करते हैं अपन एक्लिमाइजेशन की, कि एक्लिमाइजेशन या अनुकूलन क्या होता है उसकी बात करते हैं। अगर मैं बात करूं अनुकूलन की कि अनुकूलन क्या होता है, तो किसी पौधे अथवा पौधे को नए परिवर्तित वातावरण में अभ्यस्त होना या अपने आप को वातावरण के अनुकूल बना लेना, ही क्या कहलाता है, अनुकूलन कहलाता है। अनुकूलन की बात करते हैं क्या होता है, तो अनुकूलन का मतलब होता है कि कोई भी पादप प्रजाति है, यहाँ पे कोई भी प्लांट है, अपन मान लेते हैं कोई भी प्लांट वेराइटी है, पादप प्रजाति है, इस पादप प्रजाति को है वो नए क्षेत्र के अंदर लगा ले जाते हैं अपन। जब पादप पूर्व स्थापन करते हैं, प्लांट इंट्रोडक्शन करते हैं, तो उसको अपन नए क्षेत्र में ले जाते हैं। जब इस पादप प्रजाति को, प्लांट वैरायटी को अपन नए क्षेत्र में ले जाते हैं, अगर नए क्षेत्र में ले जाने के बाद में ये यहाँ पर है वो अभ्यस्त हो जाती है, यानी कि मतलब यहाँ पर अगर ये सक्सेस हो जाती है, या ये है वो सक्सेस हो जाती है, मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको, यहाँ अगर ये नया वातावरण उसके लिए सुटेबल है, क्या नया वातावरण अगर इसके लिए सुटेबल है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, अनुकूल है। यहाँ पर अगर नए वातावरण के अंदर अच्छी वृद्धि कर सकती है, तो इसको अपन है वो अनुकूलन बोलते हैं। अब अपन बात करते हैं प्लांट इंट्रोडक्शन के प्रकार की, पूर्व स्थापन के प्रकारों की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे,
पादप पुरस्थापन के प्रकार। तो पादप पुरस्थापन होता है वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक तो होता है प्राइमरी प्लांट इंट्रोडक्शन और एक होता है सेकेंडरी प्लांट इंट्रोडक्शन, यानी कि प्राथमिक पादप पुरस्थापन और द्वितीयक पादप पुरस्थापन। ध्यान रखना, पुरस्थापन दो प्रकार का होता है, प्राथमिक पुरस्थापन और द्वितीयक पुरस्थापन। अब अपन बात करते हैं कि प्राथमिक पुरस्थापन क्या होता है। प्राथमिक पुरस्थापन की मैं बात करूं तो जब पुरस्थापित किस्म को बिना किसी चयन के नई किस्म के रूप में विमोचित कर खेती के लिए वितरित किया जाता है तो इसे प्राथमिक पुरस्थापन कहते हैं। प्राथमिक पुरस्थापन का मतलब क्या होता है? मान लो जब कोई भी अपनी पुरस्थापित किस्म है, उस किस्म का अपन चयन किए बिना ही नई किस्म के रूप में विमोचित कर देते हैं, नई किस्म के रूप में उसको है वो अपन खेती के लिए वितरित कर देते हैं, तो उसको प्राथमिक पुरस्थापन कहते हैं। कैसे? मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो अपन श्रीलंका से है वो कोई किस्म लेके आए, अपन श्रीलंका से है वो किसी भी प्लांट के, जैसे अपन चाय की किस्म लेके आए या कॉफी मान लेते हैं, श्रीलंका से आती है ज्यादा। श्रीलंका से अपन है वो कॉफी लेके आए, कॉफी की कोई भी एक एक्स वेराइटी लेके आए, एक्स किस्म लेके आए, और इस किस्म को वो अपन कहाँ लेके आ गए? इंडिया के अंदर लेके आ गए, भारत के अंदर लेके आ गए। और यहाँ इंडिया में लाने के बाद में इस एक्स वेराइटी का अपन ने है वो सिलेक्शन नहीं किया। मैंने आपको बताया था कि विविधता, अपन ने विविधता उत्पादन में 7 विधियां पढ़ ली, उसके बाद में सेकंड चरण था अपना चयन, चयन सिलेक्शन। इस किस्म का अपन सिलेक्शन नहीं करते, बिना सिलेक्शन के उसको ही क्या कर देते हैं? उसका मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, और मल्टीप्लिकेशन के बाद में उसका अपन डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं। उस किस्म को लगाने के लिए अपन किसानों को वितरित कर देते हैं। तो ये क्या कहलाता है? प्राथमिक पुरस्थापन कहलाता है। ऐसा पुरस्थापन जिसमें पुरस्थापित पादप किस्मों को है वो पुरस्थापित जो नई पादप किस्में होती है उसको है वो बिना चयन के ही क्या कर दिया जाता है? वितरित कर दिया जाता है। उसको अपन क्या बोलते हैं? प्राथमिक पुरस्थापन बोलते हैं। अगला आता है अपना सेकेंडरी प्लांट इंट्रोडक्शन, द्वितीयक पुरस्थापन। द्वितीयक पुरस्थापन में क्या होता है कि जब पुरस्थापित किस्मों में चयन करके उनका किसी स्थानीय किस्म से संकरण करके नई उन्नत किस्मों का विकास किया जाता है तो उसे द्वितीयक पुरस्थापन कहते हैं। द्वितीयक पुरस्थापन की मैं बात करूं, अगर आपको यहाँ समझा देता हूँ। द्वितीयक पुरस्थापन सेकेंडरी अपन बात करते हैं प्लांट इंट्रोडक्शन की। किसकी बात करेंगे अपन? सेकेंडरी प्लांट इंट्रोडक्शन की बात करें। द्वितीयक पुरस्थापन की बात करें तो द्वितीयक पुरस्थापन क्या होता है? मान लो अपने कोई पुरस्थापित किस्म है, पुरस्थापित किस्म, पुरस्थापित किस्म का मतलब होता है कि अपन ने वो कहीं दूसरे देश से जो किस्म लेके आए, अभी वो अपन किस्म लेके आए थे श्रीलंका से, एक्स किस्म लेके आए थे, ये अपने पुरस्थापित किस्म है। इस किस्म का अपन क्या करेंगे? सिलेक्शन करेंगे। क्या करेंगे? सिलेक्शन करेंगे। और सिलेक्शन के बाद में क्या करेंगे? इस एक्स किस्म का सिलेक्शन होने के बाद में इस जो अपनी एक्स किस्म होगी, इस एक्स किस्म का अपन देसी किस्मों के साथ में क्या करेंगे? अपनी जो लोकल किस्म होगी उस देसी किस्म के साथ में क्या करेंगे? संकरण करेंगे। क्या करेंगे? इनके बीच में संकरण करेंगे, और संकरण करने के बाद में जो नई किस्म अपन को प्राप्त होगी उस नई किस्म का अपन क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे, उसका वितरण कर देंगे। यानी कि सेकेंडरी प्लांट इंट्रोडक्शन क्या होता है? द्वितीयक पुरस्थापन क्या होता है कि जो अपन पुरस्थापित किस्म लाते हैं उस पुरस्थापित किस्म को सिलेक्शन के बाद में, चयन करने के बाद में अपन देसी किस्म से है वो संकरण करवा के उसका वितरण करते हैं। जब पुरस्थापित किस्मों को नई उन्नत किस्मों का विकास किया जाता है, जब पुरस्थापित किस्मों में चयन करके उनका किसी स्थानीय किस्म से संकरण करते हैं। एक तो पहले तो अपन चयन करेंगे, फिर अपन, मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि अपन ने वो देसी किस्म से क्या करते हैं? उसका संकरण करते हैं। संकरण करने के बाद में उसका क्या करते हैं? अपन वितरण करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। उसको अपन क्या बोलते हैं? द्वितीयक पुरस्थापित कहते हैं, द्वितीयक पादप पुरस्थापन कहते हैं। समझ गए? अगर मान लो नई किस्म जो अपन बाहर से लाते हैं, विदेशों से पुरस्थापित किस्म होती है, उसको बिना चयन के ही अपन वितरण कर देते हैं। बिना चयन के किसानों को बोल देते हैं कि इस किस्म को ले जाके लगा दो आप, तो वो तो होता है प्राथमिक पुरस्थापन। अगर मान लो उसका अपन चयन करने के बाद में, चयन करते हैं, चयन के बाद में उसका अपन देसी किस्मों के साथ में संकरण करते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं सेकेंडरी पुरस्थापन। अब अपन बात करेंगे पुरस्थापन की प्रक्रिया क्या है। अगर मान लो अपन पुरस्थापन कोई देसी किस्म बाहर से है वो कोई किस्म लेके आना चाहते हैं, उसकी प्रक्रिया क्या है? प्रोसेस क्या है? प्रोसेस की मैं बात करूं अगर, प्रोसीड्यूर ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन, यानी पादप पुरस्थापन की प्रक्रिया क्या क्या है। तो पादप पुरस्थापन की प्रक्रिया में पहला तो है अर्जन करना। क्या करना? अर्जन करना। अर्जन करने का मतलब होता है कि कोई भी अपनी जो किस्म है उस किस्म को प्राप्त करना, अर्जन कहलाता है।
फिर उसका अपन करते हैं क्वारंटाइन। क्या करते हैं, पहले तो अपन क्या करेंगे, अर्जन करेंगे। मान लो अमेरिका से कोई किस्म लेके आ रहे हैं, तो अमेरिका से किस्म को प्राप्त करना क्या कहलाता है, अर्जन कहलाता है। अर्जन होने के बाद में यहाँ भारत में आएगी, तो भारत में अपन करेंगे क्वारंटाइन। क्या करेंगे, क्वारंटाइन। आपने कोविड के अंदर नाम सुना होगा, क्वारंटाइन कर रहे हैं, क्वारंटाइन करो, क्वारंटाइन रहो। क्वारंटाइन का मतलब होता है उसको किसी निश्चित क्षेत्र में लगा के उसके अंदर रोग, कोई रोग है कि नहीं है, कोई दूसरे प्रकार का खरपतवार है कि नहीं है, उसके ऊपर किसी परजीवी का अटैक तो नहीं है, उनका अपन चयन करते हैं, वो कहलाता है क्वारंटाइन। क्वारंटाइन के बाद में अपन करते हैं, सबसे पहले अर्जन करेंगे, उसको प्राप्त करेंगे, प्राप्त करना अर्जन कहलाता है। अर्जन के बाद में अपन क्वारंटाइन करेंगे, क्वारंटाइन के बाद में अपन उसका सूचीबद्ध करेंगे, कैटालॉगिंग करेंगे। कैटालॉगिंग का मतलब होता है कि उसमें किसी भी प्रकार के उनके जो विभेद वगैरह है उनका अपन है वो करेंगे। उसके साथ में उसके उत्पत्ति स्थल, उसका अनुकूलन, क्या तापमान चाहिए, उन सब की अपन है वो सूची तैयार करेंगे। फिर उसका अपन मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन के बाद में उसका अपन गुणन करेंगे, यानी कि उस वैरायटी की ज्यादा संख्या में बीज उत्पन्न करेंगे, और गुणन करने के बाद में उन बीजों को है वो उनका डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे, उनको किसानों तक पहुंचा देंगे। ये हो गई अपने पादप स्थापन की विधि। पादप स्थापन की विधि की मैं बात करूं कि जो अपने पादप स्थापन है उसकी क्या क्या प्रक्रिया है, तो पादप स्थापन की प्रक्रिया में सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अर्जन करेंगे। अर्जन का मतलब होता है पुरस्थापन की प्रोसेस में फर्स्ट चरण है वो अपना क्या रहने वाला है, अर्जन रहने वाला है। अर्जन की बात करें तो प्रोस्यूमेंट्स यानी कि जनन द्रव्य या किस्म को प्राप्त करना अर्जन कहलाता है। अगर अपन कोई भी वांछित जनन द्रव्य अमेरिका से मान लो कोई किस्म प्राप्त कर रहे हैं, तो उसको प्राप्त करना जनन, उसको अर्जन कहलाता है। कि सभी पादप पुरस्थापन राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो नई दिल्ली के माध्यम से किया जाता है। किसी भी प्रकार का प्लांट इंट्रोडक्शन कर रहे हैं अपन, क्या कर रहे हैं, प्लांट इंट्रोडक्शन, पादप स्थापन कर रहे हैं, तो पादप स्थापन करने के जो कौन कार्य करता है, भारत के अंदर पादप स्थापन कार्य करने का कार्य करता है एनबीपीजीआर करता है। कौन करता है, एनबीपीजीआर करता है, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक्स करता है। ये अपन को ध्यान रखना है। संगरोध, उसका अर्जन करने के बाद में अपन करेंगे क्वारंटाइन। क्या करेंगे, क्वारंटाइन करेंगे, संगरोध करेंगे। क्वारंटाइन, क्वारंटाइन से क्या होता है कि बाहर से आयातित बीजों अथवा पादप उत्पादों को अपन कोई भी बाहर से जो आयात करके लाते हैं, क्या होते हैं, आयात करके लाते हैं। आयात का मतलब होता है विदेशों से किसी भी चीज को भारत के अंदर लाना आयात कहलाता है। बाहर से अपन कोई भी पादप बीज या फिर कोई भी पादप उत्पाद, कलम वगैरह, कटिंग वगैरह, अपन जो बड वगैरह लाते हैं, उन उत्पादों का रोग कीट तथा अन्य जो खरपतवार है उन खरपतवारों से मुक्त होना सुनिश्चित करने की प्रक्रिया को संगरोध कहते हैं। संगरोध क्या करते हैं, मान लो अपन कोई भी एक्स वैरायटी है वो लेके आ गए भारत के अंदर, तो इसको है वो पहले एनबीपीजीआर होता है जो नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसर्च है। ये क्या करता है, एक क्षेत्र के अंदर लगाएगा। क्या करेगा, यहाँ पर मान लो ये यहाँ पर लगा दिया, फिर इसके अंदर चेक करेंगे कि इस वैरायटी के अंदर कोई रोग तो नहीं लगा हुआ है, इस वैरायटी के अंदर कोई खरपतवार तो नहीं है, इस वैरायटी के अंदर कोई किसी प्रकार के कीट का प्रकोप नहीं है, चेक करेंगे। अगर यह वैरायटी रोग, खरपतवार और कीट से मुक्त प्राप्त हो जाती है, तो उसको आगे है वो मूल्यांकन के लिए भेज देते हैं। किसके लिए, मूल्यांकन के लिए भेज देते हैं, इवोल्यूशन के लिए भेज देते हैं। और अगर मान लो इस वैरायटी में कोई रोग लगा हुआ है तो उस वैरायटी को नष्ट कर दिया जाता है। फिर उसका अपन करते हैं कैटालॉगिंग। कैटालॉगिंग में क्या करते हैं कि अपन जो ब्यूरो को प्राप्त होने वाले सभी जो स्टेन्स है, स्टेन्स का मतलब जो वैरायटी प्राप्त होती है, उनको क्या करेंगे, एक क्रम संख्या में है वो उसका निर्देशित करेंगे। उसके साथ अपन क्या करेंगे, वैसे कैटालॉगिंग के अंदर आपको सूचीबद्ध में ये लिखना है कि उस वैरायटी की किस्म, पहले तो प्रजाति, कौन सी प्रजाति है, उसकी किस्म, उसका उद्गम स्थल, उसका अनुकूलन, एडेप्टेशन क्या है, और उसके लक्षण क्या है, इनका क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। कोई भी वैरायटी अपन बाहर से लेके आ रहे हैं, उस वैरायटी को अपन सूचीबद्ध करेंगे, मतलब उसके अपन प्रजाति देखेंगे, प्रजाति का नाम लिखेंगे, किस्म का नाम लिखेंगे, फिर उसके क्या लक्षण है उनके बारे में अपन बताएंगे। अनुकूलन देखेंगे कि कौन से तापमान के अंदर है वो लग सकती है, कौन सी जलवायु उसके लिए है वो सुटेबल रहेगी। इन सभी चीजों को अपन है वो सूचीबद्ध करेंगे। फिर सूचीबद्ध के बाद में उसका क्या करते हैं, इवेल्युएशन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन क्या होता है, मूल्यांकन का मतलब होता है कि उसकी देशी किस्मों के साथ में क्या करेंगे, ब्यूरो द्वारा प्राप्त सभी प्रविष्टियों को ब्यूरो के ईसापुर पर 77 अन्य 4 केंद्रों पर लगाया जाता है। जो नई वैरायटी प्राप्त होती है ब्यूरो को,
उन ब्यूरो को वैरायटी को क्या करते हैं, उन जो अन्य ब्यूरो के 4 क्षेत्र है चेन्नई के अंदर, मद्रास के अंदर है, वहां पर है, उन ब्यूरो को है वो लगाएंगे, ब्यूरो पर लगाएंगे 4 क्षेत्रों पर। उनके बाद में उनका उपज और अन्य लक्षणों का क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे कि उपज प्राप्त होती है वो कितनी प्राप्त होती है, और विपरीत जलवायु के प्रति है वो कैसे सुटेबल करती है, उनके बारे में मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन के बाद में उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जब परीक्षणों में से वो किसी परिवृष्टि की, परिवृष्टि मतलब कोई भी प्रजाति अपन ने प्राप्त की है, उसकी उपज और अन्य लक्षण प्रचलित उन्नत किस्मों की तुलना में अधिक उत्कृष्ट है, अगर अधिक इच्छा वाले हैं तो ऐसी परिवृष्टियों को नई किस्म के रूप में क्या कर देते, विमोचित कर देते, यानी नई किस्म के रूप में उसको है वो क्या कर देते, लागू कर देते हैं, नई किस्म तैयार हो जाती है। ऐसी किस्मों के बीजों का उत्पादन करते हैं, फिर उसका क्या करते हैं, वितरण है वो बीज निगमों के द्वारा किया जाता है। अब अपन बात करते हैं कि इसके एडवांटेज क्या क्या है। एडवांटेज ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन, पादप पुनर्स्थापन के लाभों की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे कि पादप पुनर्स्थापन अपन जो कर रहे हैं, इस पादप पुनर्स्थापन के लाभ क्या क्या है, पादप पुनर्स्थापन के फायदे क्या क्या है, इसके फायदों की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, फायदों की बात करेंगे। मानव कोई भी काम करता है बिना फायदे के तो करता नहीं है। फायदों की मैं बात करूं कि फायदे क्या क्या है अपने, तो पहला फायदा यह है कि इससे के द्वारा है अपन की नई फसलें प्राप्त हो जाती है। बहुत सारी फसलें है वो अपन को नई प्राप्त हो जाती है। जैसे मैं बात करूं तो पहले अपने अमरूद यहाँ नहीं होता था, अमरूद है वो पुर्तगाली भारत के अंदर लेके आए थे। उसके अलावा आलू भी है वो यहाँ नहीं होता था, अमेरिका से वगैरह से उधर यूरोप से लाए गए है, तो अपन को नई फसलें प्राप्त हो गई पूरे स्थापन से। पूरे स्थापन के द्वारा बिना चयन और बिना संकरण के नई उन्नत किस्में प्राप्त की जा सकती है। पूरे स्थापन के द्वारा है वो बिना चयन और बिना संकरण के, बिना क्रॉस के भी अपन नई वैरायटी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे श्रीलंका से लाके यहाँ लगा दी तो अपन को नई वैरायटी प्राप्त हो गई। इससे समय, श्रम और धन की बचत होती है। अपन को पता है अगर अपन मान लो संकरण करवाते हैं, क्या करवाते हैं, संकरण के द्वारा किस्में विकसित करते हैं तो लगभग 7 से 8 वर्ष का समय लगता है। कितना लगता है, मिनिमम 7 से 8 वर्ष का समय लगता है। इसे एक तो समय लगेगा, और उस 7-8 साल तक है वो किसी ब्रीडर को है वो वहां पर श्रमिक वगैरह रखनी पड़ेगी, श्रम की आवश्यकता रहेगी, धन की है वो आवश्यकता रहेगी। तो पादप स्थापन के द्वारा है वो समय, श्रम और धन है बचाया जा सकता है। फसलों को नए रोग और कीटों से मुक्त क्षेत्रों में पूरे स्थापित करके उनकी रोगों व कीटों से रक्षा की जाती है। जैसे मान लो फसल है कोई भी, उनको है वो नए रोग और कीट से मुक्त क्षेत्रों के अंदर पूरे स्थापित कर देते हैं। जैसे मान लो मैं बात करूं भारत की भी बात करूं, भारत की मान लो बहुत सारे अपने राष्ट्र, पहले मान लेते हैं तेलंगाना, तेलंगाना के अंदर कोई फसल है लेकिन उस फसल के अंदर है वो कीट ज्यादा लग रहे हैं, फसल को नष्ट कर रहे हैं, तो उस फसल को लाकर अपन राजस्थान के अंदर लगा देते। राजस्थान के अंदर उनकी फसल के कीट नहीं है तो वो फसल है यहाँ पर है वो कीटों से मुक्त हो जाएगी। फिर है कि वैज्ञानिक शोध के लिए आवश्यक पादप प्रजातियां प्राप्त की जा सकती है। अमेरिका वगैरह से अपन पादप प्रजातियां प्राप्त लाके हैं उसके ऊपर वैज्ञानिक अनुसंधान, वैज्ञानिक खोज है वो कर सकते हैं। अब अपन बात पता है अपन को, किसी के अगर लाभ है, किसी के फायदे हैं तो किसी के नुकसान भी होंगे। कोई चीज है उसके अगर फायदे है तो उसका नुकसान भी होता है। तो फायदे तो अपन ने देख लिए, अब अपन बात करेंगे पादप पुनर्स्थापन की हानियां। किसकी बात करेंगे, पादप पुनर्स्थापन के दोष क्या क्या है, डिसएडवांटेज ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन। के पूर्व स्थापित विविधों के साथ में खरपतवारों का प्रवेश हो जाता है। बहुत सी ऐसी पादप प्रजातियां हैं, उन पादप प्रजातियों के साथ में क्या आ जाते हैं, खरपतवार आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, खरपतवार आ जाते हैं। जैसे मैं बात करूं तो सत्यानाशी है वो आ गया था सरसों के साथ में, गेहूं सा है वो गेहूं के साथ में वो अमेरिका से आ गया था। ये आज की गेहूं सा बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। पहले भारत के अंदर गेहूं सा नहीं होता था, लेकिन भारत ने है वो अमेरिका से गेहूं आयात किए और बिना ही उसका क्वारंटाइन किए उनको क्या कर दिया, यहाँ लगा दिया, जिससे एक खरपतवार आ गया था गेहूं। सरसों के साथ में सत्यानाशी आ गया था, तो क्या है खरपतवारों का प्रवेश हो जाता है, ये सबसे बड़ी हानि होती है। अगला है क्या, पूरे स्थापित किस्मों के साथ में देश में नए रोगों के रोगजनक भी प्रवेश कर जाते हैं। देश के जो नए रोग होते हैं फसलों के अंदर, उन रोगों के क्या हो जाते हैं, रोगजनक प्रवेश कर जाते हैं, कोजल ऑर्गेनिज्म प्रवेश कर जाते हैं। जैसे श्रीलंका से वो कॉफी के कीट रोग का है वो रोगजनक आ गया था, श्रीलंका से कॉफी आयात की, उनका क्वारंटाइन नहीं किया, बिना क्वारंटाइन किए वो लगा दी भारत के अंदर, तो कॉफी का कीट रोग है उसका क्या हो गया, भारत के अंदर आगमन हो गया। तो अगर ये हो फसल के साथ में कीट आ जाते हैं, फसल के साथ में रोग आ जाते हैं, फसल के साथ में वो खरपतवार आ जाते हैं, कई पूर्व स्थापित पादप प्रजातियां वो क्या हो गई, अनिष्टकारी खरपतवार के रूप में वो सामने आ गई।
जैसे जलकुंभी है, जलकुंभी की मैं बात करूं तो जलकुंभी को पहले है वो सुंदरता के लिए है वो भारत में लेके आए थे। जलकुंभी है वो अंग्रेजों के द्वारा अंग्रेजों के टाइम में भारत में ला गई थी और उसको है वो सुंदरता के लिए लाए थे। किसके लिए लाए थे? सुंदरता के लिए लाए थे कि जलकुंभी को अपन तालाब वगैरह में लगा देते हैं तो वो तालाब अच्छा दिखे, इसके लिए लाए थे। लेकिन इस जलकुंभी ने इतना विकराल रूप ले लिया कि आज है वो खरपतवार के रूप में सामने आ गई। तो ऐसे भी है वो इसके डिसएडवांटेज हो गए। कुछ पूर्व स्थापित पादप प्रजातियों से पारिस्थितिकी तंत्र है, जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसका संतुलन खराब हो जाता है, इकोसिस्टम गड़बड़ा जाता है। क्या हो जाता है? कुछ ऐसी वैरायटी होती है जिसकी वजह से इसको इकोसिस्टम है वो उनका है इकोसिस्टम पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। जैसे यूकेलिप्टस, यूकेलिप्टस मतलब सफेदा जो होता है अपना, सफेदा है, सफेदा से भूमिगत जल भंडारों में कमी आ गई। सफेदा लगाते हैं वो क्या करता है, भूमिगत जल की है वो क्या करता है, सर्वाधिक हानि करता है। जिससे अन्य किस्मों के जो अपने पादप प्रजातियां उनके ऊपर है बुरा प्रभाव पड़ा, तो इनका इकोसिस्टम है वो गड़बड़ा गया था। ये होते हैं अपने इसके डिसएडवांटेज। अब अपन बात करते हैं कि इन्होंने अचीवमेंट क्या क्या प्राप्त की है। किसकी बात करते हैं कि पादप पुरस्तापन ने कौन कौन से अचीवमेंट प्राप्त की है। अचीवमेंट मतलब उपलब्धियां, क्या हुई? उपलब्धियां है वो कौन कौन सी प्राप्त की है, कौन कौन से है वो पुरस्तापन की वजह से फायदे हुए, उन फायदों की अपन है वो बात कर रहे हैं। तो पादप पुरस्तापन के दौरान अनेक फसलें और किस्में अपन को भारत को प्राप्त हुई है। फसलों की बात करूं तो आलू है वो पादप पुरस्तापन से आया। पहले भारत के अंदर है वो आलू नहीं था। मक्का पुरस्तापन से प्राप्त हुआ। मूंगफली, अरहर, मटर, टमाटर, गन्ना, पपीता इत्यादि ये जो वैरायटी है। उसके बाद में आप अमरूद मान सकते हो। ये जो वैरायटी है, इन वैरायटी को है वो पहले भारत की फसलें है वो पहले भारत के अंदर नहीं होती थी। इन फसलों का यूरोप से, अमेरिका अमेरिका से वो क्या किया है अपन ने पूरे स्थापन किया है। उसके बाद में नई किस्में जैसे धान की टी एन फर्स्ट किस्म, धान की IR8, IR28, IR36 किस्में है वो क्या है पूर्व स्थापित किस्में है। गेहूं की रिडले, लरमा, रोहो, सोनारा इत्यादि किस्में है। ये कैसी किस्में? पूर्व स्थापित किस्में है। पूर्व स्थापित किस्मों का मतलब हो गया इन किस्मों को है वो विदेशों से लाके भारत के अंदर लगाया गया है। इन फसलें पहले ये फसलें और किस्में भारत के अंदर नहीं पाई जाती थी। बाद में इन किस्मों और फसलों को है वो कहां से लेके आई, अपन ने वो विदेशों से पूर्व स्थापित किया था इनको। अब बात करते हैं रीजनरेशन की, पुनरुत्पादन की। कि रीजनरेशन क्या होता है? तो किसी परवष्टि के बीजों या पर्वतों की खेत में उगाने तथा इन पौधों से नई परवष्टियों के नए बीज या पर्वतों को प्राप्त करने की प्रक्रिया को पुनरुत्पादन कहते हैं। कोई भी प्रजाति है क्या है, किसी प्रजाति की, इसको मैं सरल में बताऊं तो किसी फसल प्रजाति के बीजों को, किसको? बीजों को है वो खेत में उगाना। क्या करना? बीजों को खेत में उगाना। किसी पादप प्रजाति, किसी फसल प्रजाति के बीजों को खेत में उगाना और इनसे है वो नए पौधे या नए बीजों को प्राप्त करना। क्या करेंगे अपन? कोई भी फसल प्रजाति है उस फसल प्रजाति के बीजों को कहाँ लगाएंगे? खेत में लगाएंगे। तो खेत में लगाने से अपन को है वो नए बीज प्राप्त होंगे। नए बीज प्राप्त होंगे कि नहीं होंगे? इन नए बीज जो प्राप्त होते हैं, इन नए बीजों को प्राप्त करने की क्रिया को क्या बोलते हैं? पुनरुत्पादन बोलते हैं, रीजनरेशन बोलते हैं। किसी पादप प्रजाति को या किसी फसल प्रजाति के बीजों को खेत में उगाना और उन बीजों से वो क्या प्राप्त करना, अपन को नए बीज प्राप्त करना, क्या कहलाता है? रीजनरेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? रीजनरेशन। समझ गए? मान लो अपने कोई भी पादप प्रजाति है, कोई भी मान लेते हैं, उस पादप प्रजाति को मान, कोई पादप प्रजाति है, उस पादप प्रजाति के बीज या पौधे का कोई भी भाग जिससे वो नया बीज उत्पन्न हो सके, इस बीज को है वो क्या करेंगे? खेत के अंदर लगाएंगे, उसको उगाएंगे। उगाने के बाद में उससे वो क्या प्राप्त होगा? अपन को नए बीज प्राप्त होंगे। ये प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? रीजनरेशन कहलाती है। अब अपन बात करते हैं जेनेटिक्स इरेजन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? जेनेटिक्स इरेजन की बात करते हैं, अनुवांशिक अपर्दन की बात करते हैं। यानी कि विविधता के अंदर धीरे धीरे कमी कैसे आती है, उन विविधता के अंदर कमी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? अनुवांशिक अपर्दन का मतलब होता है कि फसलों की विविधता के अंदर जो कमी आती है, फसलों की वेरिएशन के अंदर जो कमी आती है, उनकी अपन है वो बात करेंगे। तो कृषि प्रारूपों मतलब कृषि योग्य जो फसल प्रजातियां हैं और उनके जंगली संबंधियों में उपस्थित विविधता में धीरे धीरे कमी को क्या कहते हैं? आनुवंशिक अपर्दन कहते हैं। आनुवंशिक अपर्दन की बात करें कि जेनेटिक्स इरेशन क्या होता है, आनुवंशिक अपर्दन क्या होता है? तो कोई भी है वो फसल प्रजाति जिनको अपन है वो खेती के लिए लगाते हैं,
कोई फसल प्रजाति या फिर कोई भी जंगली प्रजाति है, क्या है, जंगली प्रजाति है, जंगली उस फसल के जंगली संबंधी है, उनके बीच में क्या होता है, संबंधी, इनकी जो, इनके अंदर जो विविधता है, क्या है, विविधता है, उन विविधता के अंदर क्या आती है, कमी आती है, विविधता में क्या आती है, कमी आती है। इस कमी को क्या कहते हैं, आनुवंशिक अपर्दन कहते हैं। यानी कि फसलों के अंदर विभिन्न प्रकार की फसलें, पहले तो कोई लंबी होती थी, कोई कम, कोई बोनी होती थी, किसी फसल के ऊपर ज्यादा बीज आते थे, किसी के ऊपर मोटे बीज आते थे, पहले हर फसल के अंदर विविधता थी। अब विविधता है वो धीरे धीरे कम हो रही है। उस विविधता की कमी को क्या बोलते हैं अपन, जेनेटिक्स इरोजन बोलते हैं, आनुवंशिक अपर्दन कहते हैं। आनुवंशिक अपर्दन के मुख्य कारण क्या है, तो पहला है कि विविधतापूर्ण देसी किस्मों के स्थान पर है वो उन्नत किस्मों का व्यापक स्तर पर उगाया जा रहा है। पहली कमी क्या है, पहले अपन यहाँ पर देसी किस्में लगा रहे थे, अब देसी किस्मों के स्थान पर अपन क्या लगा रहे, उन्नत किस्में लगा रहे। कैसी किस्में लगा रहे, उन्नत हाइब्रिड किस्में लगा रहे, जिससे क्या हो रही है, अपनी विविधता है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। क्या विविधता कम कैसे हो रही है, देसी किस्में होती थी तो देसी किस्मों के अंदर सभी प्रकार के सभी किस्मों के बीज होते थे, कोई किस्म लंबी हो जाती थी तो उनके कुछ पौधे छोटे रह जाते थे। लेकिन जो अपने उन्नत किस्म के अंदर सभी बीजों में सभी लक्षण है वो समान होंगे, एक जैसे हाइट होगी सबकी, एक जैसे उनके अंदर बीज उत्पादन होगा, क्वालिटी उनकी सेम रहने वाली, उन्नत किस्म की वजह से है वो विविधता में कमी आ रही है। दूसरा है कि खेती की सुधरी हुई पद्धतियों के कारण बहुत सी फसलों के जंगली प्रारूप है वो समाप्त हो गए। अपने खेत के अंदर है वो खेती करने के तरीके है उनको सुधार दिया है। फिर है जनसंख्या के बढ़ते दबाव के कारण जंगली क्षेत्रों की जो खेती है वो धीरे धीरे नष्ट हो रही है। जनसंख्या के बढ़ाव के कारण चारागाह वगैरह के लिए उपयोग में लेके आ रहे हैं, जिससे वो विलुप्त हो रहे हैं, नए पौधे, विविध पौधे नष्ट हो रहे हैं। औद्योगिक और आर्थिक विकास के लिए अपन क्या जल विद्युत योजना वगैरह से है वो अपने जंगल क्षेत्र को क्या कर देते हैं, जंगली क्षेत्र को अपन नष्ट कर रहे हैं। जंगली क्षेत्रों के नष्ट होने से वहां जो फसलें हैं उनकी विविधता है वो नष्ट हो जाती है। किसी नई खरपतवार प्रजाति के पूर्व स्थापन के कारण फसलों के जंगली संबंधियों का आंशिक रूप से लोप हो जाता है। कोई खरपतवार प्रजाति पूर्व स्थापित हो जाती है जो अब किस्मों को है वो नष्ट कर देती है। अब अपन बात करते हैं सेंटर ऑफ ओरिजिन, किसकी बात करेंगे, सेंटर ऑफ ओरिजिन की बात करेंगे, उद्गम केंद्रों की बात करने वाले हैं। तो एक रूसी आनुवंशिक विविलो थे, किसने थे, उद्गम केंद्र के बारे में किसने बताया था, वेविलोव ने बताया था। किसने बताया था, वेविलोव ने बताया था, वेविलोव। अपन को उत्पत्ति केंद्रों के बारे में किसने बताया, वेविलोव ने बताया था कि पूरी संसार की फसलों और उनके जंगली संबंधियों में बहुत से भिन्न प्रारूपों को संग्रह करने का व्यापक अध्ययन किया था इन्होंने। सबसे पहले अपन को इतना ही ध्यान रखना है कि सेंटर ऑफ ओरिजिन के बारे में किसने बताया, वेविलोव ने बताया था। और वेविलोव ने क्या बताया था, इनके अपने वो महत्वपूर्ण फसलों के उद्गम केंद्र देख लेते हैं। जैसे चीन है, जो अपना चाइना है, वो चाइना है, कौन कौन सी फसलों का है वो उद्गम केंद्र है, तो सोयाबीन का उद्गम केंद्र क्या है, चीन है, मूली और बैंगन। सोयाबीन, मूली और बैंगन, इसका उत्पत्ति केंद्र स्थल क्या है, इसका उत्पत्ति स्थल है वो चाइना है, अपन को ध्यान रखना है। फिर मैं बात करूं भारत की, किसकी बात करूं, अगर भारत की अपन बात करें कि भारत है वो किस किस का उत्पत्ति स्थल है, कौन कौन सी फसलों का उद्गम केंद्र भारत है, तो धान, अरहर, चना, लोबिया, मूंग, गन्ना, काली मिर्च, आम, हल्दी और केला, इनका उत्पत्ति स्थल क्या है, भारत है, ध्यान रखना। फिर अगर अपन बात करें मध्य एशिया की, किसकी बात करें, मध्य एशिया यानी कि अफगानिस्तान वाले क्षेत्र की बात करें, तो इसका टेरिटिकम एस्टिवम, अलसी, तिल, गाजर, प्याज, लहसुन, बादाम, अंगूर और सेब, इनका उत्पत्ति स्थल क्या है, मध्य एशिया है। फिर अपन बात करें एशिया माइनर की, किसकी बात करें, एशिया माइनर के कौन सी फसलों का उत्पत्ति स्थल है, तो राई, लूसर्न, पत्ता गोभी, जई, अंजीर, अनार, अंगूर और बादाम, इन फसलों का उत्पत्ति स्थल क्या है, एशिया माइनर है। फिर बात करें अपन भूमध्य सागरीय क्षेत्रों की, तो जो मटर, पत्ता गोभी, प्याज, सेम, ग्वार, बाजरा, मसूर, कुसुम, अरंडी, कॉफी और भिंडी, इसका उत्पत्ति स्थल क्या है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र है। मध्य अमेरिका, मैक्सिको की बात करें अपन, मैक्सिको उत्पत्ति स्थल किसका किसका है, तो मैक्सिको मक्का, राजमा, सेम, शकरकंद, तरबूज, खरबूज, मिर्च, पपीता और अमरूद का उत्पत्ति स्थल क्या है, मैक्सिको है। उसके बाद में अपन दक्षिण अमेरिका की बात करें, दक्षिण अमेरिका की, तो इसमें आलू, मक्का, मूंगफली, अनानास, टमाटर, तंबाकू और रबर, इनका है ये
ये है जो इन फसलों का उत्पत्ति स्थल क्या है, दक्षिण अमेरिका है। ये तो आपको है वो याद रखना है। अब अपन बात करते हैं उद्गम केंद्रों के प्रकारों की बात करेंगे। तो उद्गम केंद्र के दो प्रकार होते हैं, प्राथमिक उद्गम केंद्र और द्वितीयक उद्गम केंद्र। उद्गम केंद्र के प्रकारों की मैं बात करूं तो उद्गम केंद्र है वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है प्राथमिक उद्गम केंद्र और दूसरा होता है द्वितीयक उद्गम केंद्र। प्राथमिक उद्गम केंद्र प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन, सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन। जिस क्षेत्र में किसी फसल की उत्पत्ति जंगली प्रजातियों से होने का विश्वास किया जाता है उस क्षेत्र को अपन क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन बोलते हैं। जो क्षेत्र कौन सा प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन क्या होता है कि वह क्षेत्र जिस क्षेत्र से है वो कोई भी फसल की उत्पत्ति है वो जंगली प्रजातियों से मानते हैं। किससे मानते हैं, जंगली प्रजातियों से मानते हैं, उसको अपन प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन बोलते हैं। सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन क्या होता है, जिन क्षेत्रों में किसी फसल के कल्टीवेटेड फॉर्म्स में बहुत अधिक विविधता पाई जाती है उस फसल को द्वितीयक उद्गम केंद्र कहते हैं। कि जो अपने द्वितीय केंद्र क्या होता है कि कोई भी फसल है जिस फसल का उद्गम उत्पत्ति स्थल है उस उत्पत्ति स्थल पर जो उनके फसल के कृषि प्रारूप है, कल्टीवेटेड फॉर्म है, कृषि प्रारूप है, उन कृषि प्रारूपों के अंदर क्या पाई जाती है, विविधता पाई जाती है। क्या पाई जाती है, विविधता पाई जाती है। उनको अपन क्या बोलते हैं, तो उनको अपन बोलते हैं सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन। अगला अपना है हाइब्रिडाइजेशन। क्या है, हाइब्रिडाइजेशन। तो अपने ये हो गया प्लांट इंट्रोडक्शन, इसके बारे में अपन ने बात कर ली। अब अपन बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करेंगे कि संकरण से है वो फसलों के अंदर विविधता कैसे उत्पन्न होती है, संकरण से है वो नई किस्में कैसे तैयार होती है, उनके बारे में अपन है वो बात करेंगे। संकरण की अगर अपन डेफिनेशन की बात करें तो दो भिन्न जीन प्रारूप वाले पौधों में से एक विभेद के पराग कणों से दूसरे विभेद के पुष्पों का परागण करने तथा इन परागणों से संतति प्राप्त करने को संकरण कहते हैं। संकरण क्या होता है, तो मान लो दो भिन्न जीन प्रारूप वाले पौधे हैं, कोई भी मान लो पौधा ए और पौधा बी, ये दो पौधे हैं, इनके है वो जीन प्रारूप भिन्न है, यानी कि उनके आनुवंशिक लक्षण है वो कैसे है, अलग अलग है। तो इनमें क्या करेंगे, एक तो मेल होगा एक फीमेल होगा। तो ये मान लो मेल है, इसके परागकण ले जाएंगे, क्या करेंगे, इसके परागकण, इसके परागकणों से क्या करेंगे, इस पौधे में परागण करवाएंगे। क्या कराएंगे, परागण करवाएंगे, पॉलिनेशन करवाएंगे। परागण, परागकण होता है वो अलग होता है, परागण होता है वो अलग होता है। परागकण क्या होता है इसके बारे में मैं बता दूं। अगर अपन बात करें परागकण की, एक होता है अपने परागकण, एक होता है अपने परागकण और एक होता है परागण। परागकण होता है वो अलग होता है, परागकण होता है वो अलग होता है। परागकण क्या होता है, तो परागकण की बात करें कि परागकण क्या होता है, तो परागकण होता है ये क्या होता है, नर युग्मक होता है। क्या होता है, नर युग्मक होता है, मेल है वो जो नर युग्मक होता है। और परागण क्या होता है, तो परागण क्या होता है, पुष्प के परागकोश से, पुष्प के परागकोश से पराग कणों का पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचना या पहुंचना या जाना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। ये मान लो एक अपना पौधा ए है और ये पौधा बी है, ये मान लो इसका पुष्प है, पुष्प मान लो आप, ये अपना पौधा है और इसके यहाँ पर है ये पुष्प है लगे हुए, और ये है वो मेल प्लांट से। यहाँ से मान लो अपने यहाँ से क्या है, परागकोश, परागकोश है, और इस परागकोश से क्या निकलेंगे, परागकण निकलेंगे। क्या निकलेंगे, परागकण निकलेंगे। और इन परागकणों का दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाना, कौन से भाग पर जाना, वर्तिकाग्र पर जाना। वर्तिकाग्र होता है वो फीमेल पार्ट होता है पुष्प का, उस वर्तिकाग्र पर जाना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है, पोलिनेशन कहलाता है। तो संकरण क्या होता है, संकरण के अंदर क्या होता है कि एक पौधे के जो
जीन प्रारूप है, अलग अलग लक्षणों वाले दो पौधों के जीन प्रारूप है, उनमें से एक पौधे के परागकण क्या होते हैं, एक पौधे के परागकण दूसरे पौधे के है वो पुष्पों के कहा जाते हैं वर्तिकाग्र पर जाते हैं, जिससे वहां क्या हो जाता है परागण हो जाता है, और परागण होने से है वो नई संतति प्राप्त हो जाती है। क्या हो जाती है, नई संतति प्राप्त हो जाती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, संकरण बोलते हैं। मान लो अपने ये वैरायटी ए है और ये वैरायटी बी है, इन दोनों के बीच में है वो क्या होता है परागकण होता है, परागण होता है, यहाँ से है वो पराग कोश इस पे जाते हैं और इनके बीच में क्या होगा परागण होगा, क्या होगा परागण, परागण होगा। इन परागण होने से है वो इनके बीच में क्या बनेगी नई संतति बनेगी, और उन नई संतति को है वो जो सी बनती है उसको अपन क्या बोलते हैं संकर किस्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं संकर किस्म बोलते हैं। ये होता है अपना संकरण के दो जीन प्रारूप वाले पौधों के बीच में क्या करवाते हैं अपन परागण करवाते हैं, क्या करवाते हैं परागण करवाते हैं। परागण से अपन को नई संतति प्राप्त होती है और उस नई संतति को अपन क्या बोलते हैं संकर किस्म बोलते हैं, और नई संतति प्राप्त करने की ये प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं संकरण बोलते हैं, क्या बोलते हैं संकरण बोलते हैं। ये होती है संकर किस्म मतलब हाइब्रिड किस्म, आपने नाम सुना होगा ना हाइब्रिड किस्म, हाइब्रिड किस्म नाम सुना कि नहीं सुना कि हाइब्रिड वैरायटी है, हाइब्रिड वैरायटी ये होती है, ठीक है। संकरण सस्य सुधार की सबसे अच्छी आधुनिक और वैज्ञानिक विधि है। अगर मैं बात करूं अपने फसल सुधार की, तो फसल सुधार की सबसे अच्छी विधि कौन सी है संकरण है, संकरण है वो अपने फसल सुधार की सबसे अच्छी विधि है। कैसी है सबसे अच्छी विधि है, ये है वो आधुनिक विधि है। कैसी है आधुनिक विधि है, पहले संकरण नहीं होता था अभी है वो संकरण करवा रही है, और ये वैज्ञानिक विधि है। कैसी है साइंटिफिक विधि है, वैज्ञानिक विधि है। अब बात करते हैं संकरण के उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं। पहला है संकर बीज उत्पादन, क्या करना संकरण का उद्देश्य होता है वो फर्स्ट होता है हाइब्रिड बीज का प्रोडक्शन करना। फिर है आनुवंशिक विविधता का उत्पादन करना, क्या करना जो फसल होती है उस फसल के अंदर आनुवंशिक विविधता का उत्पादन करना भी संकरण का उद्देश्य होता है। अब अपन बात करते हैं संकरण के प्रकारों की, तो संकरण के दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है इंटर वेराइटियल हाइब्रिडाइजेशन, क्या होता है इंटर वेराइटियल हाइब्रिडाइजेशन, और दूसरा होता है वो होता है डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन। इंटर वेराइटियल हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है कि इस प्रकार के संकरणों में एक ही जाति के भिन्न भिन्न किस्मों के मध्य संकरण करवाना। मान लेते हैं अपन एक ही है वो क्या है जाति है, एक ही किस्म है, मान लो कोई भी धान की जैसे सोनालिका किस्म है, जैसे एक ही फसल मान लेते हैं, क्या फसल मान लेते हैं, और एक ही फसल के है वो दो अलग अलग किस्में वैरायटी ए और वैरायटी बी, इन दोनों के बीच में अलग अलग किस्मों के बीच में वो संकरण करवाना क्या कहलाता है इंटर वेराइटल हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। एक ही फसल की एक ही प्रजाति है, एक ही जाति के है वो भिन्न भिन्न किस्मों के बीच में संकरण किया जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं इंटर वेरिएटल हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। पादप प्रजनन में इंटर वेरिएटल हाइब्रिडाइजेशन या अंतर प्रभेदी संकरण का ही सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। पादप प्रजनन की मैं बात करूं प्लांट ब्रीडिंग के अंदर है वो सर्वाधिक उपयोग है वो इंटर वेराइटल हाइब्रिडाइजेशन का बात करते हैं। जैसे अपन ने आम की मैं बात करूं तो जैसे आम की जो रत्ना किस्म है वो रत्ना किस्म है वो किससे नीलम और अल्फांसो का संकरण है, किसका संकरण है आम की नीलम और अल्फांसो का संकरण है। तो ये किस्में है वो इस प्रकार से जो आम की एक ही किस्म है, आम की एक नीलम किस्म थी दूसरी अल्फांसो किस्म थी, इन दोनों के बीच में संकरण से अपन को रत्ना किस्म प्राप्त होती है। तो एक ही जाति के दो अलग अलग किस्मों के बीच में संकरण करवाते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं इंटर वेराइटल हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। अगला है डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन, जब दो भिन्न प्रजातियों में संकरण किया जाता है तो उसे अपन अंतर जातीय संकरण कहते हैं। दो अलग अलग जाति है अलग अलग प्रजाति है उनके बीच में अगर संकरण किया जाता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन है वो डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। ये दोनों प्रजातियां एक ही जीन्स या अलग अलग जीन्स की हो सकती है, इसे दूरस्थ संकरण कहते हैं। क्या कहते हैं दूरस्थ संकरण कहते हैं, मतलब अलग अलग प्रजातियों के बीच में संकरण करवाना दूरस्थ संकरण कहलाता है। अब संकरण की विधियों की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं टेक्निक ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की, संकरण की विधियां क्या क्या है। तो संकरण की विधियों के पहले चरण 7 चरणों में बांटा गया है। संकरण को कितने चरणों में बांटा गया है 7 चरणों में बांटा गया। फर्स्ट चरण आता है कि संकरण कार्यक्रम की योजना बनाना, क्या करना पहले तो अपन है वो संकरण के लिए प्लानिंग करेंगे, योजना बनाएंगे कि कौन सी किस्मों के बीच में अपन को संकरण करवाना है,
कौन सी प्रजातियों के बीच में संकरण करवाना, उसकी अपन योजना बनाएंगे। संकरण का मुख्य उद्देश्य होता है कि नई किस्मों का विकास करना, और इसके लिए पादप प्रजनक को ये स्पष्ट निर्णय लेना होता है कि वो है किस प्रकार की किस्म का विकास करना चाहता है। क्या होता है संकरण की अगर मैं बात करूं, अगर अपन बात करें संकरण की, किसकी बात करें, संकरण की बात करें तो संकरण के उद्देश्य की बात करें, किसकी बात करें, संकरण के उद्देश्य की बात करें, तो संकरण के उद्देश्य के लिए उद्देश्य क्या होता है, मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि नई किस्में विकसित करना, नहीं क्या करना, नई किस्म है वो तैयार करना। संकरण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, नई किस्म तैयार करना। तो नई किस्म तैयार करने के लिए वो जो भी प्लांट ब्रीडर है, क्या है, जो भी प्लांट ब्रीडर है जो किस्म नई किस्म तैयार करना चाहता है, वो पहले से प्लान बना लेता है, उसको है वो नई किस्म के अंदर कौन से लक्षण चाहिए, क्या चाहिए, नए लक्षण होंगे, वो कौन से होंगे, किस प्रकार के लक्षणों वाले किस्म चाहिए, वो है वो पहले से प्लान कर देता है। फिर अपने ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है कि संकरण के चरण कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले संकरण के लिए अपन करेंगे जनकों का चयन करेंगे, क्या करेंगे, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट, प्रजाति ए और प्रजाति बी, इनका अपन क्या करेंगे, चयन करेंगे कि कौन कौन सी प्रजातियों के बीच में अपन को संकरण करवाना है। तो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, पेरेंट का चयन करेंगे, जनकों का चयन करेंगे। जनकों का चयन मुख्य रूप से संकरण के उद्देश्य पर निर्भर करता है। संकरण का उद्देश्य क्या है, अपन को जैसी किस्में विकसित करना चाहते हैं वैसे प्रकार के उन्हीं प्रकार के टाइप्स के जो जनक होते हैं उन जनकों का चयन करते हैं। जिन लक्षणों में सुधार की योजना है उनका एक जनक में समुचित परिणाम में उपस्थित होना अनिवार्य है। जो अपने किस्म विकसित करना चाहते हैं उन किस्म के लक्षण होने चाहिए, उन जनकों के अंदर होने चाहिए। जनकों के चयन के बाद में जनकों का क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, क्या करेंगे, जनकों का मूल्यांकन करेंगे, इवेल्यूशन करेंगे। मूल्यांकन में क्या करेंगे कि यदि संबंधित क्षेत्र में एक या अधिक जनकों का निष्पादन ज्ञात नहीं होता है तो उन्हें 1-2 वर्षों तक है वो उस क्षेत्र में उगाएंगे, उगाने के उनका मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन के बाद में उसका करेंगे इमेस्क्यूलेशन, क्या करेंगे, इमेस्क्यूलेशन यानी विपुंसन। विपुंसन की मैं बात करूं, विपुंसन क्या होता है, तो जो पुष्प होता है अपना, क्या होता है, पुष्प होता है, उस पुष्प से पुंकेसरों को, पुष्प से पुंकेसरों को क्या कर देना, पुंकेसरों को हटाना, क्या करना, हटाना। पुष्प के अंदर से पुंकेसरों को हटा देना, क्या कर देना, पुंकेसरों को हटा देना, क्या कहलाता है, विपुंसन कहलाता है। और विपुंसन है वो विपुंसन क्यों करते हैं, तो अपने स्व परागण रोकने के लिए करते हैं, क्या करते हैं, स्व परागण रोकने के लिए करते हैं। विपुंसन क्यों करते हैं, क्वेश्चन आ सकता है। स्व परागण रोकने के लिए, सेल्फ पोलिनेशन है वो रोकने के लिए क्या करते हैं, विपुंसन करते हैं। कि पराग कणों के परिपक्व होने से पहले, जो पराग कण होते हैं, पोलन होते हैं, उन पोलन को परिपक्व होने से पहले पराग कोषों या पुंकेसर को हटा देना। पराग कोषों या पुंकेसर को है वो स्त्री केसर को बिना नुकसान पहुंचाए हटा देना, किसी पुष्प से निकाल देना, पराग कणों को निर्जीव कर देना, क्या कहलाता है, विपुंसन कहलाता है। समझ गए विपुंसन क्या होता है, कि पुष्प के पराग कोषों को हटा देना, या पुष्प के जो पराग कण होते हैं, पुष्प के पराग कण उत्पन्न होने से पहले पुष्प के पराग कोष या पराग कण, सॉरी, उसको पुंकेसर को क्या कर देना, हटा देना। जिससे क्या होगा, स्व परागण नहीं होगा। स्व परागण को रोकने के लिए, क्या, स्व परागण को रोकने के लिए अपन कौन सी प्रक्रिया करते हैं, पौधों के अंदर इमेस्कुलेशन करते हैं। सबसे पहले अपन जनकों का चयन करेंगे, फिर जनकों का मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन करने के बाद में उनमें स्व परागण को रोकने के लिए अपन क्या करेंगे, इमेस्कुलेशन करेंगे, क्या करेंगे, इमेस्कुलेशन करेंगे। इमेस्कुलेशन का मतलब होता है जो अपना पुष्प होता है, जो अपनी वैरायटी अपन जनक चयन किया है, उन जनक के जो पुष्प होते हैं उन पुष्प से अपन क्या करेंगे, नर भाग को हटा देंगे, पुष्प के नर भाग को हटा देना विपुंसन कहलाता है। विपुंसन क्यों करते हैं, स्व परागण को रोकने के लिए, किसको रोकने के लिए, स्व परागण को रोकने के लिए करते हैं। स्व परागण को रोकने के लिए विपुंसन करते हैं। तो पर परागण को रोकने के लिए क्या करते हैं, पर परागण को रोकने के लिए बैगिंग करते हैं, क्या करते हैं, बैगिंग करते हैं, उस पुष्प के ऊपर थैले लगाते हैं। अवांछित परागकण से बचाने के लिए, यानी कि पर परागण से बचाने के लिए, किसे बचाने के लिए, पर परागण से बचाने के लिए विपुंसन के बाद पुष्प क्रम अथवा पुष्पों को है वो बटर पेपर, पॉलीथीन आदि से वो उचित आकार में थैली से क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। जिससे क्या नहीं होगा, पर परागण नहीं होगा। संकरण सक्सेस कब होगा, अगर मैं बात करूं, अपन जो संकरण कर रहे हैं वो संकरण है, संकरण
कर रहे हैं अपन पादप प्रजाति ए और पादप प्रजाति बी के बीच में संकरण कर रहे हैं, यह सफल कब होगा? यहाँ तो इसके अंदर, इस प्रजाति के अंदर है वो स्वपरागण नहीं हो, यहाँ इस प्रजाति के अंदर है वो कोई दूसरे परागण आके उसको परागण पर परागण नहीं हो, उसको स्वपरागण और पर परागण को रोकते हैं और अपन वहां से तो इसमें से वो पराग कणों को लेके इसके ऊपर है वो अपन डालेंगे, तब संकरण होगा। तो स्वपरागण भी नहीं होना चाहिए संकरण के अंदर और पर परागण भी नहीं होना चाहिए संकरण के अंदर, होना चाहिए वो वांछित परागण होना चाहिए जो अब प्लांट ब्रीडर है वो करेगा। स्वपरागण को रोकने के लिए क्या करते हैं? इमेस्कुलेशन या विपुंसन करते हैं। पर परागण को रोकने के लिए क्या करते हैं? बैगिंग या थैली लगाते हैं। उसके बाद में अपन है उसके ऊपर टैग लगाएंगे। सबसे पहले जनकों का चयन, जनकों का मूल्यांकन, विपुंसन, बैगिंग और 5 नंबर है टैग लगाएंगे। जो अपन ने पुष्प का विपुंसन कर दिया है उन विपुंसन पुष्पों में कागज का एक टैग बांध देते हैं और टैग पर कार्बन पेंसिल से है वो अपन क्या कर देते हैं? सूचना लिख देते हैं। क्या कर देते हैं? सूचना लिख देते हैं। और सूचना में अपन क्या लिखते हैं? सूचना में अपन सबसे पहले तो लिखेंगे कि विपुंसन की तिथि क्या है, इमेस्कुलेशन है वो किस डेट को किया गया, परागण की तिथि क्या, उनके है वो परागण कब करवाया गया, मादा और नर जनकों के क्या लिखेंगे? नाम लिखेंगे। उसके बाद में अपन क्या करवाते हैं? परागण करवाते हैं। क्या करवाते हैं? परागण करवाते हैं। टैग लगाने के बाद में परागण या पोलिनेशन करवाते हैं। पोलिनेशन क्या होता है? तो नर जनक यानी परागकण, नर जनक क्या है? परागकण के परिपक्व एवं उर्वरक परागकणों को, ये लिख दिया, नर जनक के परिपक्व और उर्वरक परागकणों को एकत्रित करके उसको स्टिग्मा या वर्तिकाग्र पर डालने को परागण कहते हैं। उनके परागण डालने के बाद में उनके बीच में संकरण के बाद में नई किस्म बीज तैयार होंगे, उन बीजों को F1 बीजों को है वो एकत्रित करना एवं उनका भंडारण करना। F1 बीज क्या होता है? तो ए और बी के बीच में संकरण करवाया, इससे अपन को नई प्रजाति सी प्राप्त हुई। इस सी को क्या बोलते हैं? F1PD बोलते हैं। क्या बोलते हैं? F1PD बोलते हैं। संकरण के बाद में अपन को F1PD प्राप्त होती है। उन F1PD के बीजों को क्या करेंगे? एकत्रित करेंगे और उनका क्या करेंगे? भंडारण करेंगे। प्रत्येक संकरण से उत्पन्न बीजों को सावधानी पूर्वक अलग अलग एकत्रित करके कागज के लिफाफे में रखते हैं। ठीक है, ये हो गई अपने संकरण के प्रोसेस। एक बार अपन दोबारा देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संकरण के है वो संकरण के 7 चरण कौन कौन से है। क्या संकरण के 7 चरण कौन कौन से है? उनके मैं चरणों की बात करूं तो फर्स्ट चरण अपना आता है वो क्या आता है? जनकों का चयन करना। क्या करना? जनकों का चयन करना। फर्स्ट चरण क्या आता है डियर्स? जनकों का चयन करना आता है। सेकंड चरण क्या आता है? इन जनकों का क्या करेंगे? मूल्यांकन करेंगे। क्या करेंगे? जनकों का मूल्यांकन करेंगे। चलो अपन ने मूल्यांकन कर दिया। मूल्यांकन करने के बाद में क्या करेंगे? मूल्यांकन करने के बाद में अपन नर भाग को हटा देंगे यानी विपुंसन करेंगे। क्या करेंगे? विपुंसन करेंगे। विपुंसन से क्या होगा? तो विपुंसन से है वो स्वपरागण नहीं होगा। विपुंसन से क्या नहीं होगा? स्वपरागण नहीं होगा। चलो अपन ने स्वपरागण रोक दिया। अब पर परागण को रोकने के लिए क्या करेंगे? तो अपन बैगिंग करेंगे। क्या करेंगे? बैगिंग करेंगे, या हिंदी में मैं बात करूं तो थैली लगाएंगे। क्या लगाएंगे? थैली लगाएंगे। थैली लगाने से क्या होगा सर? तो थैली लगाने से वो होगा अपने पर परागण रुक जाएगा। क्या हो जाएगा? पर परागण रुक जाएगा। अब अपन ने थैली लगा दी। अब अपन क्या करेंगे? थैली लगाने के बाद में उसके ऊपर अपन टैग लगाएंगे। क्या लगाएंगे? टैग लगाएंगे। और टैग लगाएंगे तो अपन टैग के ऊपर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है वो लिखेंगे। तो अपन सबसे पहले तो लिखेंगे कि यह वो अपन ने विपुंसन कब किया। क्या किया? विपुंसन की क्या लिखेंगे? तिथि लिखेंगे। फिर विपुंसन की विधि लिखेंगे। क्या लिखेंगे? विपुंसन की विधि लिखेंगे। फिर जनकों का नाम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जनकों की प्रजाति लिखेंगे। ये है वो अपन इसके ऊपर लिखते हैं। फिर उसके बाद में क्या करेंगे? फिर अपन करेंगे 6 नंबर वो करेंगे, अपन क्या करेंगे? परागण करवाएंगे। क्या करवाएंगे? परागण करवाएंगे। परागण करने के बाद में अपन को क्या प्राप्त होगी? F1PD प्राप्त होगी। और F1PD प्राप्त होगी है, F1PD के जो बीज होते हैं इन बीजों का क्या करेंगे? भंडारण करेंगे, इनका है वो स्टोरेज करेंगे। ये होता है अपने संकरण के चरण होते हैं। क्या होते हैं? संकरण के चरण होते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि संकरण को परिभाषित करते हुए इसके चरणों की विस्तार से व्याख्या कीजिए। तो ये अपन को है वो करना है। इसके अंदर जनकों के चयन के अंदर आपको एक दो लाइन लिख देनी है कि अच्छे गुणवत्ता वाले जनकों का चयन वगैरह करेंगे। अब अपन बात करते हैं इसकी विधियों की। किसकी बात करेंगे? संकरण के प्रजनन की विधियों की बात करेंगे। तो संकरण की 4 विधियां होती है। कितनी विधियां होती है? 4 विधियां होती है। वंशावली विधि,
पेडिग्री मेथड, पुंज विधि, बक मेथड, प्रतीप संकरण, बैक क्रॉस और बहुसंकरण विधि, मल्टीपल क्रॉस मेथड होती है। इन विधियों के बारे में वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। फिर अपनी क्लास है लंबी हो जाएगी। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के पास में इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और कैसी लगी क्लास आपको कमेंट करके आप जरूर बताएं। मैं आपको हर बार पूछता हूं, इस बार भी यही पूछूंगा कि अपने जो क्लास लेने का तरीका है वो कैसा है। इस प्रकार से पढ़ाएं या एक एक चीज आपको डिजिटल बोर्ड पे लिख के पढ़ाएं। अगर आप चाहते हो कि एक एक चीज लिख लिख के पढ़ाए तो मैं आपको एक एक चीज है वो लिख लिख के भी पढ़ा सकता हूँ। इस क्लास को है वो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास में शेयर कर दीजिए और कमेंट है वो आप कर दीजिए। मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।